गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेरेंस बाय वेव थ्योरी। इससे पहली क्लास में आपने ये डिस्कस किया था कि वेव थ्योरी के बेस पर हम रिफ्लेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं या रिफ्लेक्शन को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वेव थ्योरी को चेक करना है वेदर द वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड स्नेल्स लॉ वेरी वेल और नॉट। If the wave theory can explain can be used successfully in explaining the refraction of the light and it can derive the Snell's law, then the result shows that the wave theory is successful। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले एक ऐसे इंटरफेस को इमेजिन कर लेते हैं जो दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है। मान लीजिए इस इंटरफेस का नाम हमने रख दिया एक्स वाई और हम ये मान लेते हैं कि इस इंटरफेस के ऊपर वाला जो मीडियम है वो मीडियम रेयरर है और नीचे जो आपका मीडियम है दूसरे वाला ये मीडियम आपका डेंसर है। इस मीडियम को हम डेंसर मान लेते हैं। तो बच्चों अगर ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम है और लाइट जब जाएगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो किस प्रकार से रिफ्रैक्ट होगी। नाउ स्टूडेंट्स हम ये सोच लेते हैं कि कोई भी एक प्लेन वेव फ्रंट जब किसी इंटरफेस पर आकर के गिरता है इंसिडेंट होता है। मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसका नाम ए बी है। अब ये वेव फ्रंट जब तक इस इंटरफेस से आके स्ट्राइक नहीं करता है तब तक ये सिंपली किसी मीडियम में चला आता है, वेवलेट्स निकालते हुए चला आता है। अब चूंकि ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और रेयरर मीडियम को हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एयर है तो इसमें लाइट की स्पीड होगी c। लेकिन जब लाइट सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड कुछ डिक्रीज हो जाएगी और घटने के बाद जो इसकी स्पीड बचेगी उस स्पीड को हम v मान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये ए पॉइंट आके यहाँ स्ट्राइक करता है तो इस ए पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने लगती है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स आपके पहले वाले मीडियम में c स्पीड से इस तरीके से आगे बढ़ती है ऐसे, और दूसरे वाले मीडियम में जो आपका सेकंड मीडियम है जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v है तो वही वेवलेट्स जो a से निकल रही है वही वेवलेट्स इस दूसरे वाले मीडियम में v स्पीड से ऐसे आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ से जो आपका ये v स्पीड से बढ़ने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अगर मान लीजिए ये वेव फ्रंट का जो पॉइंट b है b पॉइंट को इंटरफेस तक पहुँचने में t टाइम लगा और t टाइम के बाद ये b डैश पर जाके स्ट्राइक हुआ तो t टाइम में यहाँ पहले मीडियम में वेव फ्रंट के द्वारा कवर होने वाली डिस्टेंस हो गई ct। अब जितना टाइम b से b डैश तक मिला है वेवलेट्स को इतना ही टाइम a से निकलने वाली वेव्स को भी मिलेगा। तो a से चलने वाली वेवलेट्स जो कि सेकंड मीडियम में मोशन करती है वो इतने टाइम में vt डिस्टेंस कवर कर लेगी और यहाँ जो vt डिस्टेंस है बच्चों वो vt डिस्टेंस ct डिस्टेंस से कम है क्योंकि वेलोसिटी v आपकी c से कम है। तो अब हम नए वेव फ्रंट की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए a को सेंटर मान लेंगे और vt डिस्टेंस का एक आर्क लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वो vt डिस्टेंस वाला जो आपका आर्क है जो पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका ct से छोटा होना चाहिए और उस आर्क पर अब b डैश से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट से जब हम a को ऐसे मिलाते हैं तो बच्चों ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपका a डैश है तो अब जो वेव फ्रंट आता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वो ए बी के फॉर्म में आता है। फिर उसका ए पॉइंट इंटरफेस से टकराता है, ए के बाद कोई अगला पॉइंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और लास्ट में बी पॉइंट स्ट्राइक करता है बी डैश पर। और जितने टाइम में बी पॉइंट बी डैश तक पहुंचता है
इतने टाइम में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ए डैश डिस्टेंस कवर कर लेती है, और ये जो ए डैश डिस्टेंस है, इस ए डिस्टेंस को हम वी टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये डिस्टेंस आपकी वी टी होती है, और इट इज़ क्वाइट क्लियर स्टूडेंट्स कि वी टी डिस्टेंस सी टी डिस्टेंस से कम होती है। और अगर बच्चों वेव फ्रंट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो फिर बिल्कुल सिनेरियो इसका रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ स्नेल्स लॉ को हम डेराइव करें, तो स्नेल्स लॉ को डेराइव करने के लिए बच्चों आप ये मान लें कि यहाँ मैंने बी डैश पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और यहाँ जो ये एंगल बना ये आर एंगल हुआ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया ए पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो नॉर्मल बच्चों ये होगा, और मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आई है। तो स्टूडेंट्स एक बार आप सिंपल सी ज्योमेट्री का यूज़ करिए, और सिंपल सी ज्योमेट्री का यूज़ करके देखिए, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये यहाँ जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस आई बचेगा, और अगर ये एंगल 90 माइनस आई है तो फिर यहाँ जो एंगल बचने वाला है ये एंगल आपका आई होगा। तो ये वाला एंगल आपका आई होगा। इसी प्रकार से अगर ये आर है इस तरफ बी डैश पर, तो फिर ये वाला एंगल भी आर होगा। तो हम इनको लिख देते हैं। अब बच्चों अगर आप स्नेल्स लॉ को डेराइव करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा खाली जगह चाहिए, तो मैं अपना खाली जगह थोड़ी यहीं पर बोर्ड पर बना लेता हूँ। देखो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में मैंने पहले यहाँ थोड़ा खाली जगह बना लिया ताकि इस जगह का मैं अब यूज़ कर सकूँ स्नेल्स लॉ के लिए। चलिए बच्चों, तो अब आप एक ट्राइंगल जो इसमें दिखाई दे रहा है ए बी डैश, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डैश। अब ए बी डैश ट्राइंगल में आप साइन आई की वैल्यू निकाल दीजिए। साइन आई इज इक्वल टू, बच्चों साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके लिए परपेंडिकुलर होगा सी टी, और इसके लिए हाइपोटेनियस होगा ए बी डैश। इसी प्रकार से बच्चों आप दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल आप डायग्राम देखते रहे, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, और आप इस ट्राइंगल में वैल्यू निकाल दीजिए साइन आर की, और साइन आर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा वी टी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी डैश। अब अगर आपको निकालना है साइन आई अपॉन साइन आर, तो आप साइन आई और साइन आर को डिवाइड करेंगे, ए बी डैश से ए बी डैश कट जाएगा, और ये बचेगा हमारा सी टी डिवाइडेड बाई वी टी, और टी से टी कैंसिल, और सी बाई वी इज इक्वल टू म्यू होता है, और इट इज़ द स्नेल्स लॉ। तो यही आपका स्नेल्स लॉ है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा है कि वेव थ्योरी का यूज़ करके हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम स्नेल्स लॉ को भी डेराइव कर सकते हैं।